हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की हिंदी की लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी शाम ने ले ली। लेसन की शुरुआत होती है। मैं अपनी बीमारी को दुल्हराने वालों में ना था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो है। यहाँ पे जो हमारे नरेटर होते हैं उन्हें बीमारी से पहले तो कोई इतना वास्ता नहीं होता है। वो बीमारी को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो उतना सोचते नहीं है कि यार बीमार हूँ, बीमारी है, ऐसा करके। वो पहले बहुत ही निडर थे। उन्होंने एक दिन गांधी जी का लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि बीमार अगर कोई है ना तो वो लोगों के लिए अपराध है। और एक्चुअली ये सही भी लगा उन्हें, क्योंकि जो ये हमें शरीर दिया है अगर हम उसे स्वस्थ नहीं रखेंगे, अभी हेल्दी नहीं रखेंगे तो वो बीमार हो जाएगा। और मैं तर्क को कुछ और आगे ले गया था और यहाँ पे जो हमारे नरेटर होते हैं वो उसकी मतलब को और गहरा लेके गए थे। अपराधी को दंड देना चाहिए। सो ऐसे अपराधी जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें अवश्य दंड मिलना ही चाहिए। रोगों के फॉर्म में, रोगों के माध्यम से दंड देना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी छोटी मोटी बीमारियाँ होती थी, जुकाम, खूब बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता और भी अपने से काम लेता। वो बोलते जब भी मुझे छोटी छोटी बीमारियाँ हो जाती थी तो मैं लेटता नहीं था, लेकिन मैं अपने आप से कुछ ना कुछ काम लेता रहता था। मुझे भरे भुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बोले कि मैं जब बहुत ही बीमार था ना तो मैं रात को अपनी ट्यूशन पे गया था पढ़ने के लिए। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बोले जब भी गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वो बहुत ही बुखार जैसा माहौल होता था ना तो और मैं बहुत ही जोश से पढ़ाता था लोगों को। जैसे वो रोटी कमाने वाले मजदूर को बीमार पड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसे काम करना ही पड़ेगा। बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। वो बोले कि बीमारी जो है वो अमीरों को शोभा देती है, गरीबों को नहीं। गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें घल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देकर उचलित करती। वो यहाँ पे बुखार का डेफिनेशन लेते हुए बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर भट्टी की तरह जलाती थी, जो आपके विचारों, भाव और कल्पनाओं पे ताला मार देती थी। क्योंकि आप बुखार हो तो आप ऑब्वियसली उठ नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए बुखार, ऊंचा बुखार बहुत ही बड़ा वर्ड था। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। वो बोले कि ऐसा नहीं था कि बुखार था तो यहाँ पे राइटर लिखते नहीं थे, लेकिन हाँ अगर बुखार भी था तो अपना थोड़ा बहुत काम करते थे, लिखने का काम तो कर ही सकते थे। और कभी उन्हें लगता था तो वो बुखार उनकी लिखने में बाधा नहीं डालते थे। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हल्म मामूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यहाँ पे वो बोलता है कि कोई मेरा बदन छू ले तो हल्का बुखार होता है ना तो वो अच्छे से काम कर ही लेते थे। उनको इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते थे बुखार पे। कोई उनको टच करके बता देना कि यार तुम्हें तो बुखार है, तो वो क्या करते थे, पट से उन्हें जवाब देता था कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, मैं और भी अच्छे से काम कर सकता हूँ इसमें तो। और वो ऐसे जवाब दे देते थे कि हाँ बीमार, बुखार, हाँ वो तो मैं भी हूँ, मैं भी एक बुखार ही हूँ। उन्हें एक किपलिंग की एक आत्मकथा की एक लाइन याद आ जाती है कि वो बोलते हैं कि बुखार में ना मैं जब भी स्टोरी लिखता था ना तो वो बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ लिखता था और उनसे बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ उनके अंतरात्मा से निकलती थी। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं ना लेना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की 2 सबसे बड़ी कविताएं सांग में नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिस्फस बरखस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। वो बोले है कि यहाँ पे मैं बीमार था तो मैंने मेरी जो 2 कविताएं थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो वो मैंने बीमारी में लिखी थी। एक तो 2 चट्टान और सिसिफस बरखस हनुमान। बहरहाल में जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी इज्जत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। वो बोलते थे कि मुझे जब बुखार होता था ना तो बुखार मेरे को नहीं हराता था, मैं बुखार को हरा देता था। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत बाके।
मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया, काम के पीछे बुखार भागे। उनके एक सहपाठी हुआ करते थे विश्राम तिवारी, वो कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे, कि बोले कि अगर आप मारोगे भूत को तो भूत भी भाग जाएगा। तो उन्होंने अपने लिए वो कहावत को चेंज कर दिया। वो बोलते काम के पीछे बुखार भागे, लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपकी सारी आलस है, आपके रोग है, वो सब दूर हो जाएंगे। यह बुखार मामूली ना था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों में मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विश्वसंग झटका मुझे दे गया था। अभी जो बुखार हुआ था उन्हें, वो एक्चुअली कोई आम बुखार नहीं था। ये जो तूफान था उनके मन में, उनके हृदय में, उनके शरीर में 9 महीनों से चल रहा था, और ये छोटा छोटा इकट्ठा होकर एक बड़ा सा ज्वाला जैसा बन गया हुआ उन्हें प्रतीत हो रहा था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। बड़े स्कूल बंद होते थे उस टाइम पर, ट्यूशन पर वो जाते थे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। वो बोले कि मुझे उसके पैसे की ज़रूरत थी, ट्यूशन की, हुई स्कूल बंद थे इसलिए ट्यूशन की फ़ीस से ही वो अपना गुजारा करते थे। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। स्कूल बंद हो जाने की वजह से लोग किताब खरीदने भी नहीं आते थे। कर्ज सिर पर चढ़े हुए थे और उन्हें इतने सारे पैसे पे करने थे लोगों को। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। मतलब उनका बुखार कंटिन्यूसली चलता ही रहा जुलाई तक। 2, 3, 4 महीने हो गए। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता। अभी बुखार इतना हो गया था कि वो ट्यूशन भी नहीं जा पाते थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता और उसके साथ साथ उन्हें ट्यूशन भी करना पड़ता, स्कूल भी जाना पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 के बीच में। बोले सुबह कुछ नहीं होता था, लेकिन शाम तक तो वो पारा ऊपर चढ़ जाता और शरीर का तापमान 101 से 102 हो जाता था। कमज़ोर दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, कमज़ोरी उनकी थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले खांसी हो गई, दवा सोखिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। वो बोले उन्होंने दवाई शुरू की होम्योपैथिक की। कभी कभी सोचता क्या मुझे टपेटिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर ही है। वो पूछ रहा था कि उन्हें टपेटिक हो गया है क्या। फिर वो सोचता है कि यार एलोपैथी तो नहीं हो गया। सो वो बोलते हैं कि इसका इलाज तो बाहर ही है, बाहर ही मिलता है क्या। उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था शाम का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जब मैंने कौन से मुहूर्त में ऐसा बोल दिया कि मैं शाम का बुखार लेने जा रहा हूँ, उसका बुखार कहीं मेरे को तो नहीं चढ़ गया। बैठो हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए शाम स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्त नहीं जानी है। वो यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं मैंने जो शाम के बारे में बोला था कि शाम का बुखार मैंने ले लिया, सो कहीं ये बुखार मुझे तो नहीं चढ़ गया और श्यामा जो है वो भी स्वस्थ है, और ऐसा लग रहा है कि मानो उसका बुखार मुझे ही लग गया हो, जिसने पिछले 6 महीनों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, और उसे 6 महीनों में ये ज्वर से, ये बुखार से मुक्ति मिल गई है और मुझे नहीं मिल रही है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा को बहुत टेंशन हो रही थी मेरी बीमारी के लिए। इसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्पष्ट कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना अंतर मन इतना मजबूत कर लिया था कि उनको उनकी टेंशन हो रही थी कि श्यामा उनकी टेंशन ना ले। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। वो यहाँ पे बोलते थे कि उनकी जो बीमारी थी लोगों को पता नहीं चली थी, क्योंकि वो अपना दिनमर्रा का काम, जो रोज़ का काम था, वो करते रहते थे और धीरे धीरे वो दुबले होते गए थे, क्योंकि वो इतनी बीमारी में भी काम करते रहते थे। इसकी वजह से वो दुबले होते जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊंगी। यहाँ पे वो बोल रहे थे कि एक दिन उन्होंने कहा कि वो BK मुखर्जी से अपनी एग्ज़ामिन कराने वाले हैं, दिखाने जाने वाले हैं कि मुझे क्या हुआ है। मैंने टाल मटूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी, और इसमें उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा श्यामा ने कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाने जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सो वैसे करके उनकी बीवी ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। सो अब जाके उनको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं वो जाते हैं कि नहीं। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। उन्हें लगा कि डॉक्टर को कि शायद उन्हें क्षय तो नहीं हो गया। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने दवाई लिख दी, उसके इलाज भी बता दी और बोले थोड़े दिन आप रेस्ट कीजिए, कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा
क्या मेरी विदा का समय आ गया है? वो उन्हें जिस हिसाब से आराम करने के लिए बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे उन्हें टेंशन सी आ गई कि यार ये कहीं मेरे जाने के दिन तो नहीं आ गए। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? क्या मेरा रोल इधर ही ख़त्म हो गया है? मैं इतना ही करने आया था, इतना ही देखने आया था? अजीब अजीब से विचार उनके मन में शुरू हो जाता है। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बन लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। बोलते हैं मैंने तो अभी अभी ही शुरुआत की थी लाइफ जीने की और अभी मेरी मधुशाला है वो बंद होने को आई है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? वो ऐसा सोच रहे थे कहीं मेरा ये अंत तो नहीं है, ये मैं अपनी भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ। सबके मर्मवेशी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैध्यत्व भी लिखा है? वो अभी अपनी बीवी के बारे में सोचने लगी, क्या कि श्यामा को पति का सुख आगे नहीं मिलेगा? ऐसे उटपटांग से जब आप बीमार होते हैं ना, तो आपको ऐसे उटपटांग सी चीज़ें दिमाग में आती रहती है कि क्या होगा, लोग आपके आजू बाजू होंगे, आप उसके लिए मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं, आप अपने आप में सोचने लगते हैं। बोलते हैं ना, खाली नवरा इंसान खाली दिमाग का शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि अगर नवरा इंसान होगा तो उसका जो दिमाग होगा ना वो शैतान का घर हो जाएगा। वो अलग अलग से क्वेश्चन बना लेगा, अलग अलग से आंसर दे देगा खुद ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। बोले कि मुझे मरने का डर नहीं था, लेकिन आपको पता पड़ जाए कि आप मरने वाले हो और उसके बाद जो थोड़े दिन बच जाए तो उसमें जो जीना होता है ना, वो अधिक संघर्षदायक होता है, बहुत ही डरावना होता है। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों में आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। उसके साथ साथ मरने से ज़्यादा उनसे पहले जीना उनको बहुत ही अजीब लगा। वो बोले कि आराम करने का मतलब है ट्यूशन छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, बिना तनख्वाह के इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेना, किताबें की जो बिक्री है वो भी नहीं हो रही है, इतने कर्ज है मेरे सिर पर। और जो शालिग्राम है उनके भैया, वो बोले कि उसका भी तो तनख्वाह कम है, उससे ये घर कैसे चलेगा? अगर तबादला हो गया, उनका बदली हो गई, आप कहीं और चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर घर कैसे चलेगा? सो उन्हें बहुत सारी चिंताएं घेरी लेती है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया था कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। श्यामा को जैसे ही पता चला कि उन्हें शय जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शय जैसी बीमारी हो गई है, तो पहले वो काँप सी पड़ी, टूट सी पड़ी। फिर कैसे करके उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्हें पता था कि जो उनके पति है वो ये उनका कंपन महसूस कर लेंगे, सो उस हिसाब से वो पहले ही संभल गई थी। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लखवा सा मार गया। जैसे ही पता पड़ा कि उन्हें ये बीमारी हो गई है तो उनके पिता तो ऐसे सुन से रह गए, माता पिता दोनों को टेंशन आ गई। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। बोले कोई टेंशन मत लो, हम घर भी भेज देंगे अगर नौबत आ गई तो, लेकिन तुम्हारा इलाज पक्का करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। और जो शालिग्राम है वो अपनी असमर्थता, मतलब वो घर नहीं चलाने की जो अनसेटिस्फेक्शन होती है वो लेकर ऐसे खड़े हुए थे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली और किताबों की बिक्री के कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। वो बोले मैंने थोड़े दिन छुट्टी ले ली स्कूल और ट्यूशन्स पढ़ाने से, और कुछ टाइम तक मैं पढ़ा और फिर मैंने दवाइयाँ मंगवा ली। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा एक्चुअली जो उनकी बीवी है, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और वैसे करके वो ठीक भी हो गए। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। पहले काम बहुत होता था तो चिंता करने के लिए समय नहीं होता है। टीचर्स और हमारे डॉक्टर्स वो सब चीज़ें होती, वो एक्चुअली जो लोग होते हैं उनके पास उतना समय ही नहीं होता है सोचने के लिए। तो वो बोलते हैं कि जब मेरे पास बहुत काम था तो मेरे पास सोचने के लिए समय ही नहीं था, और आज जब मैं बैठा हूँ तो चिंता ही चिंता घेरी रही है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। वो बोलते हैं मेरे ऊपर जो कर्ज है, मुझे जो लोगों को पैसे देना है, मुझे उसका टेंशन है। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्से तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही
मेरी मौत होगी। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे जो कर्जे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और मेरी जो अनियमित था वो कर्जे टाइम पे नहीं चुका पाते थे, तो उनकी शाख के साथ मतलब उनकी रेपुटेशन के साथ जुड़ी हुई थी। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो मेरी मौत पहले से ही हो चुकी है, मेरी मौत आने से पहले। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो जाने ही वाला है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, उनकी बीवी के लिए वो एक आईना थे जो अपने आप को देख पाती थी क्लियरली। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ पहुंचेगा? उनकी बीवी ने उन्हें बोला कि अगर इतना टेंशन लोगे तो ये दवाइयाँ काम कैसे करेगी? मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे टैक्स सोसाइटी के लिए 400 रुपये पे करने हैं। उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, और करीब 100, और उन्होंने बोला कि 100 उनके आजू बाजू एक नंबर बताया हुआ है अन्य मित्रों के, और कुछ पैसे जो है वो उनको कुछ दोस्तों को भी देने हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। श्यामा ने जो रिप्लाई दिया ना, उससे वो बहुत ही हक्का बक्का हो गई और उसे लगे कि मैं इतने साल से जो श्यामा को जानता हूँ वो कोई एक अलग ही इंसान था मेरे सामने। क्या हुआ देखते हैं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद ही उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। उसने बोला कि कर्ज जो है वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी ख़त्म कर ही दूंगी, मैं पे कर ही दूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा होगा। बोले कि बहुत ही दिल पर पत्थर रख कर ये सेंटेंस बोला होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेरी बीवी थी और मुझे चिंता से दूर रखने के लिए, टेंशन से दूर रखने के लिए वो हर हट कंधे अपना रही थी। और यहाँ पे उसने बोल दिया कि टेंशन मत लो, तुम चले भी गए ना तो भी मैं सब कुछ पे कर ही दूंगी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैंने अपने आप को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो यहाँ पे हमारे नरेटर को ख़राब लग रहा था। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा। बोले उन्होंने अपनी बीवी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं कभी उतना मेरे पास टाइम ही नहीं था उसके लिए कुछ करने का, तो उन्हें अब सडनली अपनी बीवी के लिए कुछ करने की चाह होती है। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। वो बोले अगर मैं उसको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चला गया, इन केस में मर गया, तो इतनी बड़ी धर्म संकट में उसको छोड़ कर जाऊँगा कि मेरा इतना सारा कर्ज वो अकेली पे करेगी, कैसे करेगी, क्या है। पूरी ज़िंदगी मैंने उसे कुछ दिया तो नहीं, अब मैं जाते जाते मैं उसको इतना बड़ा कर्जा देते जाऊँगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊँगा, जीने का रास्ता खोजूँगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूँगा। वो डिटर्मिन हो जाते हैं कि नहीं यार, मैं श्यामा को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा, मैं संघर्ष करूँगा, मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, मैं वापस से सब चीज़ें नॉर्मल करा कि ये सब कर्जे मैं खुद ख़त्म करूँगा एक रात। जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अभी है। मैं रात को सो रहा था और एकदम सडनली मेरे कानों में आवाज़ आई, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। 15 दिन हुए होंगे, उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। मैं नहीं चाहता था कि पिताजी मेरे इलाज के लिए घर को बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनाना चाहता। वो बोले कि एक वृद्धावस्था में बुढ़े हो जाने के बाद एक घर ही तो होता है उनका सहारा, भले खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो, पर ये उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये घर बनाया था। तो मैं उन्हें वृद्धावस्था में उनकी छत नहीं छीनना चाहता था, और मैं उनके ये हक से वंचित करने का रीज़न नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, उस पर समय में कैसे जानता। वो यहाँ पे बोलते कि मेरे जो माता पिता थे दोनों, उन्होंने अभी तक ये घर में सांस नहीं छोड़े थे, तो पता नहीं क्या होगा अभी क्या नहीं, उनको भी नहीं पता था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। एक दिन सडनली उनको वो ऑप्शन मिल जाता है जो इतने महीनों से 9 महीनों से वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। वो अंदर मन से डिटर्मिन थे कि वो श्यामा के लिए कुछ ना कुछ टेंशन नहीं छोड़ के जाएंगे। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दी, और यही विचार से उनमें शक्ति आई। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है।
डॉक्टर को सीधा जाके बोल दिया कि आपकी जो इलाज है वो बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। वो यहाँ पे डॉक्टर BK मुखर्जी होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो बोलते कि पैसे नहीं है तो ठीक है, जाओ इधर से, निकलो इधर से, मरो, जो करना है करो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। और यहाँ पे हमारे जो नरेटर होते हैं, सामने अगर कोई मुश्किलें आती है ना, तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था और उनसे उन्हें ताकत मिलती थी। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। उन्हें बोला कि मुझे वो 100 बरस जीने में उन्होंने वो सेंटेंस जो बोल दिया ना, जाओ मरो, उसमें ना उनको लगभग 100 वर्ष जीने का आनंद सा हो गया। उनमें ना वो संघर्ष करने का, वो प्रॉब्लम से लड़ने का बल आ गया, शक्ति आ गई। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। उनके जो बाजू में जो नेबर थे, उन्होंने एक इलाज दिया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बांट लेने का विधान था। उन्होंने बोला कि ऐसी बीमारी के लिए आप ठंडे पानी के अंदर बकेट में भरकर उसमें बैठिए। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। वो जनरली जो क्षय की बीमारी होती थी उसमें ये सारी चीज़ें, दूध, घी, मक्खन, अंडा ज़्यादा खाने बोला जाता था एक्चुअली डॉक्टर के द्वारा। कूने के इलाज में चिकना मना था और कूने का इलाज वापस से उल्टा था। डॉक्टर के इलाज में सब चीज़ें देनी चाहिए, कूने के इलाज में चिकना, मतलब घी, दूध, मक्खन, ये सब चिकना होता है, वो नहीं लेना चाहिए। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना पड़ता था। ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर कुछ खर्च। यदि इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किए जाना था। वो यहाँ पे ऐसे था कि जो ये नई तरीके थी कूने का इलाज, ठीक है, तो उसमें खर्च भी नहीं था, खाना भी नॉर्मल था और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर पाया, तो उन्हें ये रास आया। मैंने BK मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिट्स बात आरंभ किया। उन्होंने ठंडा पानी में बैठ के बात लेना शुरू किया, तो अनुसार खुराक आदि रखी और जो खाना डिस्क्राइब किया हुआ था उन्होंने वो लिया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। रात को जो ट्यूशन पढ़ाने जाता था वो छोड़ दी, स्कूल जाने लगा। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिला और जो रात वाली ट्यूशन छोड़ दी वो किताबों की बिक्री बढ़ने लगी, तो उनको जो पैसे मिलते थे वो रात वाली ट्यूशन के बराबर हो गए। श्यामा ने मेरा विरोध ना किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला था उसे स्वस्थित पंथ कहा और मेरे पीछे चली। श्यामा ने मना भी नहीं किया और जो भी रास्ता अपनाते थे श्यामा उसे हंसकर एक्सेप्ट कर लेती थी। मेरी स्थान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबके अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर थड़ने दिया, न पिछड़े फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। यहाँ पे उनकी बीवी का बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल बताया गया है कि उनकी बीवी ने उन्हें इतना सहयोग दिया, उतना कंपनी दिया कि वो उनकी इच्छा बल से ही और ज़्यादा मजबूत होते गए। एक राह पकड़ ली और वो चलते गए, लेकिन अपने अड़िंग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया है और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया है वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने के भी शिकायत नहीं की। वो यहाँ पे बोल रही थी कि हमारा जो नरेटर है वो यहाँ पे बोल रहे कि उनकी बीवी का इतना समर्पण था कि उनकी बीमारी तो उन्हें याद ही नहीं रहती थी। वो पूरा दिन राइटर के पीछे, जो हमारे नरेटर है उनके पीछे लगी रहती थी। उंगली में पेन भी ऐसा मैंने नहीं सुना उतने टाइम में कि मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो हमेशा मेरे साथ चलती रही, मेरे इलाज में मेरा साथ देती रही। ना कि शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। उन्हें बोला कि जिस हिसाब से उसने मुझे इतना बल दिया था ना, वो किसी ने नहीं दिया। मतलब उन श्यामा की जो इच्छा बल थी ना, उनसे उनकी इच्छा और बल शक्ति बढ़ी और उससे उनको एक नया तरीका मिला। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भर, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। अपने शैशव से पूर्णतया मुक्त हो दिन मैंने सामान्य भोजन किया। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन पर 4 पाई पर गिरी और फिर न उठी। यहाँ पे 15 अप्रैल 1936 में उनकी जो बीवी श्यामा होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। क्षय से, ज्वर से, पेट बुखार से।
216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया और वैसे करके उनकी बीवी की मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1936 तक श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पे उनकी बीवी और श्यामा और जो हमारे जो नरेटर है उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा ये बीमारी के लिए। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, श्यामा ने उन्हें बल दिया था, लेकिन उल्टा ही हो गया था। यहाँ पे श्यामा पहले चली जाती है, इतना सहयोग दिया, उतना साथ दिया, इतनी सेवा की, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि श्यामा ने बहुत ही मेरा साथ दिया और आज इसी मुकाम पे जो मैं हूँ वो श्यामा की वजह से है। श्यामा आज मेरे पास नहीं है, पर उसने संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। श्यामा ने मुझे सब कुछ दिया, उसका साथ, सेवा सब दिया, लेकिन आज वही पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। बस मुझे सिर्फ एक ही खराब चीज़ लगी कि वो मेरी टेंशन में, अपनी टेंशन में से मुक्त नहीं हो पाई। मेरे बीमारी के दर में वो अपनी बीमारी की चिंता में से मुक्त नहीं हो पाई और वैसे करके वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।